हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। होप सब अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था जेकेपी कांस्टेबल कोर्स। आप देख सकते हो हमारा सारा जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे आपको जीके पोर्शन सारा कंप्लीट मिलेगा। उसके बाद कंप्यूटर सेक्शन भी, और जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर भी। और हमने अब स्टार्ट किया था साथ साथ इंग्लिश पोर्शन, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये वाला सेक्शन आपके जेकेपी कांस्टेबल पोस्ट के लिए। और किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका इंग्लिश पोर्शन जो होता है वहाँ पे मेंशन्ड होता है। एटलीस्ट 20 मार्क्स आपके वहाँ पे इंग्लिश के होते हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, इंग्लिश आपको एक इम्पॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले करता है। काफ़ी बच्चे इसको लाइट ले लेते हैं, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना, रूल्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स आपको वहाँ पे वो टॉपिक्स जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको टैकल कैसे करना है वो सारा कुछ सीखेंगे। इससे पहले दो टॉपिक्स हमने कवर किए, वो था आर्टिकल्स और टेंसेस। आज प्रीपोजिशंस रहेगा। मैं जेकेपी कांस्टेबल की बात करता हूँ, वहाँ पे एटलीस्ट आउट ऑफ 25 मार्क्स यू विल गेट आपको इंग्लिश में प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स और टेंसेस से एटलीस्ट 12 to 15 मार्क्स देखने को मिलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये तीन वहाँ पे। उससे पहले जो भी बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। और जिन बच्चों ने हमारा पेड कोर्स ज्वाइन नहीं किया था, जहाँ पे सारी पीडीएफ्स आपको पेड प्रोवाइड की जाती हैं, नीचे व्हाट्सअप लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। आज आपके लिए वहाँ पे 50% ऑफ चल रहा है। वो जो पैक था 499 में था, अब जस्ट 250 में आपको मिल रहा है 50% डिस्काउंट पे। तो जिन बच्चों ने नहीं ज्वाइन किया वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सारी पीडीएफ्स हमने ऑलरेडी वहाँ पे प्रोवाइड की हुई हैं, और वहाँ पे आपको डेली बेसिस पे सारी पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। जो आज का टॉपिक है दैट इज़ प्रीपोजिशंस। कुछ लोग इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको प्रीपोजिशंस बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस कर लो। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। लेक्चर थर्ड रहेगा आज का। प्रीपोजिशंस की बात करें, आपको डेफिनेशंस एग्जाम में नहीं पूछी जाती। इट्स नॉट लाइक दैट ऑफ एकेडमिक एग्जाम्स की तरह, जहाँ पे डायरेक्ट आपको वहाँ पे प्रीपोजिशंस की डेफिनेशंस पूछी जाती थी जब 8th 9th 10th में बच्चे होते थे। ऐसा नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको यहाँ पे कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उस बेस पे कि प्रीपोजिशन का जो एप्लीकेबिलिटी है वो कहाँ पे यूज होंगे, ये चीज़ें पूछी जाएंगी और उन्हीं पे हम काम करेंगे। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है, लेकिन मैंने इसको आपके लिए काफ़ी आसान बनाया है ताकि चीज़ें आपको समझ आ जाए। स्टार्ट करते हैं प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो, प्रीपोजिशन क्या होता है, आपने नाउन्स देखा होगा, पढ़ा होगा। प्रोनाउंस जो नाउन्स की तरह यूज होते हैं, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। किसी भी दुनिया में किसी भी चीज़ का नाम जो है वो नाउन है। जो आपके पास गिलास है, आपके पास राम है, शाम है, रीता है, गीता है, बुक्स हैं, जो भी हैं, ये सब हमारे पास नाउन से। अब नाउन की जगह जो इस्तेमाल होता है, जैसे राम इज़ ए गुड बॉय, अब मैं राम की जगह यूज़ करूँगा ही इज़ ए टैलेंटेड बॉय। ही जो है, जो यूज्ड हो इन प्लेस ऑफ नाउन, दैट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है ना। शी को प्रोनाउन बोलेंगे। जो कि एक लड़की का नाम रीता है, उसकी जगह में अब शी यूज़ करूँ तो वो एक प्रोनाउन होता है। तो नाउन्स, प्रोनाउंस या फ्रेजेस को दूसरे वर्ड्स के साथ लिंक करने का काम प्रीपोजिशंस करते हैं, बस इतना याद रखना। नॉर्मली हम क्या होता है कि जो प्रीपोजिशंस होते हैं इन्हें इन फ्रंट ऑफ नाउन, नाउन के इन फ्रंट, नाउन के आगे लगाया जाता है। नॉर्मली जनरली हम लगाते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रीपोजिशन आता है। सारे प्रीपोजिशंस एक एक करके हम पढ़ेंगे, कहाँ पे किनका एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, कहाँ पे वो यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रीपोजिशन आता है दैट इज इन और इनटू। काफ़ी बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है, सर इन कब लगाएं, इनटू कब लगाएं। देखो, एक रूल फॉलो कर लेना है यहाँ पे। इन जो होता है ये पोजीशन को डिनोट करता है। किसको? पोजीशन को। मतलब कोई चीज़ स्टैटिक है उसके साथ इन लगेगा। इनटू मूवमेंट को, जहाँ पे मोशन हो रही है, हरकत हो रही है, वहाँ पे इनटू लगाओ। अब ये दो चीज़ें आपको समझ आएंगी एग्जाम्पल पे अच्छे से। जब एग्जाम्पल्स करेंगे आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर आएंगी कि इन का यूज़ कब करें और इनटू का यूज़ कब करें। मैंने तो बता दिया पोजीशन में के साथ इन करो, इनटू करो जब कोई चीज़ मूवमेंट में होगी। एग्जाम्पल में आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आएगी। देखो यहाँ पे
द बॉयज आर सिटिंग इन टू द रूम, यहाँ पे क्या आएगा, जो लड़के हैं वो रूम के अंदर बैठे हुए हैं, मतलब वो रूम के अंदर बैठे हैं, हरकत में नहीं है, जस्ट वहाँ पे सिटिंग है। दैट मीन्स यहाँ पे कोई वो स्टैटिक है, वहाँ पे वो रुके हुए हैं, बैठे हुए हैं, पोजीशन में हैं, मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, उसके साथ क्या लगेगा, इन, वहाँ पे इन टू नहीं लगेगा। द बॉयज आर सिटिंग इन टू द रूम नहीं आता, गलत हो जाता, वो बिल्कुल स्टैटिक है, वो पोजीशन में है, वो मूव नहीं कर रहे। दैट मीन्स हम यहाँ पे इन का इस्तेमाल करेंगे, द बॉयज आर सिटिंग इन द रूम आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो आप यहाँ पे, दे केम डैश डैश द रूम, केम आए, मतलब वो आए, हरकत करके रूम के अंदर आ रहे हैं, यानी दे केम, वो आए, वहां पे क्या लगेगा, इन नहीं लगेगा, वो रुके हुए नहीं है, वो आ रहे हैं, मतलब वो रूम में दाखिल हो रहे हैं, वो चल के आ रहे हैं, वो दौड़ के आ रहे हैं। दे केम डैश डैश द रूम, दे केम इन टू द रूम, वहां पे क्यों इन टू लगाया, क्योंकि वहां पे मूवमेंट हुई, वहां पे मोशन हुई। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव सम मनी डैश डैश माई वैलेट, मेरे वैलेट के अंदर कुछ पैसा है, पैसा रुका हुआ है, चल तो थोड़ी ना रहा है, वहाँ पे हरकत थोड़ी कर रहा है, वो मूवमेंट थोड़ी कर रहा है, तो वहाँ पे क्या लगेगा, वहाँ पे इन लगेगा। आई हैव सम मनी इन माई वैलेट, वहाँ पे इनटू नहीं आता, इनटू तब लगता है जब कोई मूवमेंट होगी सेंटेंस में, खुद समझ आ जाएगा वहाँ पे सेंटेंस में, जब मूवमेंट होगी तो इनटू, जब कोई चीज़ रुकी होगी, स्टैटिक होगी, जहाँ पे पोजीशन में होगी, वहाँ पे आप इन का यूज़ करोगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इन और इनटू कहाँ पे लगता है। नेक्स्ट देते हैं, अब चीज़ समझ आ गई आपको, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पे जाते हैं। हमारे पास दूसरी बात करेंगे इसी तरह से, ऑन और ऑन टू। सबसे पहले बात करें, ऑन लगता है कोई चीज़ जहाँ पे किसी जगह पे रखी होगी, ऊपर किसी के, ठीक है ना, ऑन मतलब ऊपर। अब ऑन टू भी होता है ऊपर, जैसे हमने इन और इनटू पढ़ा, इसी तरह से ऑन और ऑन टू। ऑन यूज़ करेंगे जब कोई चीज़ ऊपर रखी होगी लेकिन वो रुकी होगी, वो उस टाइम पोजीशन में होगी, वो स्टैटिक पोजीशन में होगी, वो हरकत नहीं कर रही होगी, तब ऑन लगेगा जब ऊपर बोल रहे होंगे। सेंटेंस में आपको ये चीज़ एग्जाम्पल में अच्छे से समझ आ जाएगी। ऑन टू की बात करते हैं, ये जब कोई चीज़ ऊपर रखी है लेकिन वहाँ पे कुछ मूवमेंट हो रही है उस चीज़ में, तब ऑन टू का इस्तेमाल करेंगे। जस्ट सेम लाइक दैट ऑफ इन और इन टू की तरह ही इन चीज़ों की बात करते हैं। तो जस्ट किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ रखी है, तब ऑन और ऑन टू का यूज़ किया जाता है। ऑन का तब इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ किसी जगह पे पोजीशन में होगी, रुकी होगी, और ऑन टू जब किसी जगह पे मूवमेंट में। आप देखो समझ आ जाएगी आपको एग्जाम्पल से, ठीक है ना, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे, द बुक इज लाइंग ऑन या इन टू द टेबल। ऑन टू द टेबल क्या चीज़ आएगी, बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, वो हरकत मर कर रही है, वहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, वहाँ पे आप लिखोगे बुक इज लाइंग ऑन द टेबल आएगा वहाँ पे, ठीक है ना, ऑन टू नहीं आएगा। अगर मूवमेंट होती तो ऑन टू आता। आई थ्रू द बुक डैश डैश द टेबल, थ्रू मीन्स फेंकना, तो मतलब वहाँ पे मूवमेंट हुई, मैंने बुक टेबल पे फेंकी, मूवमेंट हुई ना, सो वहाँ पे लगेगा आई थ्रू बुक ऑन टू द टेबल। समझ आ गई, आप एग्जाम्पल से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ आएगा। द कैट इज सिटिंग डैश डैश द कार, कैट जो है वो सिटिंग, मतलब बिल्ली तो बैठी है, हरकत नहीं कर रही है, जस्ट सिटिंग है, तो वहाँ पे पोजीशन स्टैटिक है उसकी, तो वहाँ पे लगेगा ऑन, ना कि ऑन टू लगेगा। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, द कैट जम्प्ड डैश डैश द कार, जंप्ड मतलब उसने जंप किया, हरकत की, मूवमेंट हुई, वहां पे ऑन नहीं लगेगा, वहां पे मूवमेंट हुई तो वहां पे ऑन टू लगेगा। दो चीजें समझ आ गई, इन, इनटू, ऑन टू। नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट आता है एट और इन का यूज कहां पे किया जाता है। देखो हम एट को अलग अलग टर्म्स में देखेंगे। हम एट को देखेंगे इन टर्म्स ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से इन कब लगता है और एट कब लगता है। इसी तरह से इन और एट को इन टर्म्स ऑफ प्लेस, इन जगह के हिसाब से देखेंगे, इन कहाँ लगेगा, एट कहाँ लगेगा। तो पहले हम इन टर्म्स ऑफ टाइम देखते हैं। देखो रूल कहता है कि टाइम का जो होता है, टाइम के वक्त आप एट को कहाँ पे इस्तेमाल करते हो। एट को आप यूज़ करते हो विद द स्मॉलेस्ट ड्यूरेशन ऑफ डे, दिन के सबसे छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, स्मॉलेस्ट ड्यूरेशंस जो होते हैं डे के, जैसे एट डॉन, एट डस्क, एट ट्विलाइट, एट सनराइज, एट सनसेट, एट मिडनाइट। यहाँ पे एट यूज़ करते हो, छोटे छोटे जो टुकड़े, जैसे डॉन सुबह, आपको एनी टाइम
नोट करना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक डॉन होगा। जस्ट डॉन, डस्क शाम का टाइम, ट्विलाइट सूरज उतर गया, थोड़ी मध्यम मध्यम सी रोशनी होती है, रेड लाइट, उसके बाद ट्विलाइट, फिर सनराइज सुबह चढ़ने के बाद, सनसेट, मिडनाइट, इसके साथ एट का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं, चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी आपकी। एग्जांपल है आई लव टॉकिंग अ वॉक डाइडस्ट डॉन, मुझे पसंद है चलना, वॉक करना एट डॉन। डॉन के साथ हमेशा एट लगता है, जब भी दिन के छोटे छोटे जो ड्यूरेशंस होंगे उसके साथ एट लगेगा। इन कब लगता है? जब दिन के बड़े बड़े पार्ट्स होंगे, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून। ये दिन के बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, मॉर्निंग, इवनिंग और आफ्टरनून, इनके साथ इन लगता है। कभी भी एट द मॉर्निंग नहीं बोलोगे आप। समझो, आपको एग्जाम्पल में अच्छे से समझ आ जाएगा। एग्जाम्पल, द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 in the morning। अब ये नहीं सोचना कि मॉर्निंग इस टाइम से शुरू होता है तो इस टाइम से ख़त्म होता है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। जस्ट याद रखना दिन के बड़े हिस्से जो होते हैं, लाइक दैट ऑफ इन मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इसके साथ लगता है इन। द मीटिंग स्टार्ट्स एट 7 डैश द मॉर्निंग, आपको इसी तरह एग्जाम में दिया होगा, इन द मॉर्निंग आएगा, एट द मॉर्निंग नहीं आएगा। अब नोट याद रख लेना एक चीज़, अब कोई बच्चा बोलेगा यार नाइट जो होती है ये तो लंबा पार्ट होता है दिन का, 24 आवर्स में नाइट भी आती है ना, तो उसके साथ क्या लगेगा? क्या उसके साथ एट इन लगेगा, इन द नाइट लगेगा? इस चीज़ के लिए एक नोट आपके पास वो है, आपको एट नाइट का भी यूज़ करना है और इन द नाइट का भी यूज़ करना है। देखो समझना इस चीज़ को, एग्जामिनर यही चीज़ें पूछता है। देखो एट नाइट करोगे ड्यूरिंग एनी नाइट, किसी भी नाइट, किसी नाइट की बात कर रहे हैं, रोज़ाना जो नाइट्स आती हैं उसके बारे में बात करते हो तो आप एट का यूज़ करो। और नाइट के साथ इन का यूज़ तब होता है जब हम किसी पर्टिकुलर नाइट की बात करते हैं कि इस रात को मैं ये करने जा रहा हूँ, तब आप वहाँ पे इन का यूज़ करोगे। ये चीज़ आतना, एक पर्टिकुलर नाइट के साथ इन यूज़ करना, एक आम सी नाइट होगी जैसे रोज़ाना आती है नाइट्स, तो तब आप ऐड कर तो अच्छे से एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगी। चलो एग्जाम्पल पे जाते हैं। एग्जाम्पल, आई ऑफन वर्क लेट एट नाइट, मैं हमेशा लेट नाइट काम करता हूँ। आई ऑफन वर्क लेट एट नाइट, कोई भी रात आएगी, जिस रात को नाइट जितनी भी आती है मैं वहाँ पे लेट नाइट मतलब वर्क करता हूँ। अब दूसरा सेंटेंस आपके पास है यहाँ पे एग्जाम्पल, आई हैड टू गेट अप टू रिसीव माई पेरेंट इन द नाइट। देखो मुझे गेटअप उठना है टू रिसीव माई पेरेंट्स को रिसीव करने के लिए डैश डैश द नाइट। अब ये नाइट पर्टिकुलर बन गई कि इस रात को मुझे उठ के अपने पेरेंट्स को रिसीव करना है, तो यहाँ पे इन लगेगा। जब कोई भी नाइट पर्टिकुलर बन जाए, इन पर्टिकुलर सेंस आए वहाँ पे, तब हम वहाँ पे इन का यूज़ करते हैं, और एक कोई भी एनी नाइट होगी वहाँ पे एट का यूज़ करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया। नेक्स्ट जाते हैं हम, फिर से हमें एट और इन का यूज़ जो होता है इन टर्म ऑफ प्लेस, इन्हीं प्लेसेस के साथ कभी हम एट यूज़ करते हैं, कभी इन करते हैं। अब किन प्लेसेस के साथ एट यूज़ करेंगे, किन प्लेसेस के साथ इन का इस्तेमाल होगा। देखो इन टर्म ऑफ प्लेसेस, पहले इन टर्म्स ऑफ टाइम देखा। सो रूल हमारा कहता है कि जो स्मॉल प्लेसेस होती हैं, छोटी छोटी जगह जो होती हैं, वहाँ पे एट यूज़ करो, और बड़ी बड़ी प्लेसेस जो होती हैं, लार्ज प्लेसेस के साथ इन का यूज़ करो। समझो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो एग्जाम्पल हमारे पास है यहाँ पे, आई लाइव एट बारामूला इन जम्मू एंड कश्मीर। दो फिल इन द ब्लैंक्स होंगी ऐसे एग्जाम में, आई लाइव डैश डैश बारामूला डैश डैश जम्मू एंड कश्मीर। आप क्या लिखोगे? आई लाइव एट बारामूला इन जम्मू एंड कश्मीर, आई लाइव इन बारामूला एट जम्मू एंड कश्मीर। समझना, बारामूला इज़ ए पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक छोटी सी जगह है वो, तो उसके साथ लगता है एट, और जम्मू एंड कश्मीर बड़ी है एज कंपेयर टू बारामूला, तो लगेगा इन। समझ आ गई? शी लाइव्स एट उड़ी इन जम्मू एंड कश्मीर। उड़ी जस्ट टाउन, छोटा सा एक तहसील है, वहाँ पे एक लड़की रहती है, लेकिन उड़ी किस में है? उड़ी इज़ इन जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर एक लार्जर प्लेस है, तो उसके साथ इन लगेगा और एट लगेगा उड़ी के साथ। क्यों? इट्स ए स्मॉल प्लेस। अब
कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे कॉन्सेप्ट सर ने बोल दिया कि स्मॉल प्लेसेस के साथ इन एट लगा दो, बड़ी प्लेसेस के साथ इन लगा दो। फिर हम बोलेंगे जैसे हम बोलते हैं आई लाइव इन इंडिया, एट एशिया लिखेंगे यहाँ पे, नहीं, कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा आपका, समझना। नोट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इसके लिए। देखो एट का यूज़ करते हैं जस्ट छोटी प्लेसेस के साथ। अब वो मेंशन मैंने किया, विलेज के साथ इस्तेमाल कर सकते हो, टाउन्स के साथ, सेक्टर्स के साथ, कॉलोनी के साथ। इन का यूज़ आप कर सकते हो सिटी, स्टेट, कंट्री, कॉन्टिनेंट्स के साथ। ये चीज़ याद रखनी है, फिर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि स्मॉल प्लेसेस किस टर्म में बोल रहा हूँ मैं। विलेज होगा, टाउन होगा, सेक्टर होगा, कॉलोनी होगी। अगर आपके पास वहाँ पे इंडिया और एशिया दिया है तो वहाँ पे आप ऐसा यूज़ नहीं कर सकते। आई लाइव इन एशिया, आई लाइव इन इंडिया कॉमा एशिया, वैसे आएगा वहाँ। ये कॉन्सेप्ट समझिए। विलेज, टाउन, सेक्टर, कॉलोनी, ये स्मॉल प्लेसेस आती हैं। सो नेक्स्ट पे आते हैं, दैट इज अप डाउन। देखो अप और डाउन ये भी हमारे पास प्रीपोजिशन है। अप डाउन ये कब हम यूज़ करेंगे, अप डाउन, उसके बाद आएगा यहाँ पे अबाव, बिलो, ओवर, अंडर। इन वर्ड्स में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अप का यूज़ कहाँ पे करेंगे, डाउन, अबाव, अप और अबाव एक ही हैं, ओवर, अंडर ये तीनों हैं। इन तीनों के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, अलग अलग हैं और तीनों की समझ आपको अच्छे से आ जाएगी। देखो अप का क्या मतलब होता है। अप मीन्स एट हायर लेवल, हायर जितना ऊपर जाओगे, कोई नीचे बेस नहीं रखेंगे हम, हायर। डाउन इट्स नीचे, लोअर। जैसे एग्जाम्पल में आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ जाएगी। शी क्लाइम्ड डैश डैश द ट्री व्हेन शी सॉ द पुलिस। जो ही उसने पुलिस को देखा, शी क्या हुई, उसने क्लाइम किया अप द ट्री, मतलब वो ट्री पे चढ़ गई। अब ऊपर कितना जाएगी, जा सकती है वो, ठीक है ना, हायर, ठीक है, नीचे कोई लिमिट नहीं है। सो उसके बाद डाउन, देखो एग्जाम्पल में, शी केम डैश डैश द ट्री व्हेन द पुलिस वेंट। जब पुलिस चली गई तो वो क्या आ गई, शी केम डाउन, वो नीचे आ गई। अप और डाउन का जो हायर लेवल और लोअर लेवल के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब आपको आगे समझ आ जाएगा जो नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज़ अबव और बिलो कहाँ पे यूज होगा। यहाँ पे आपको अप, जो आपका अप और डाउन है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो अबव और बिलो कहाँ पे यूज़ करेंगे। अबव और बिलो की बात करें तो अबव का मतलब होता है एट हायर, टू हायर, ऊपर जाना। बिलो का मतलब है टू लोअर लेवल देन समथिंग। कोई चीज़ को मान के चलते हैं एक लेवल, उससे नीचे जो होगा वो बिलो होता है, उससे ऊपर जो होता है वो अबव होता है। मतलब मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे कोई लेवल मान के चलता हूँ, ये एक लेवल है, इस लेवल से ऊपर जाएंगे तो वो होता है अबव, इस लेवल से नीचे जाएंगे वो होता है बिलो। अब क्या था, अब हमें लेवल नहीं, वहाँ पे कोई लेवल नहीं था, ऊपर जाना दैट इज अप, नीचे आना दैट इज डाउन, कोई लेवल नहीं था। अबव और बिलो में ये कॉन्सेप्ट याद रखना, यहाँ एक लेवल को मान के चलते हैं, उस लेवल से ऊपर जाते हैं तो अबव होता है, उस लेवल से नीचे जाते हैं तो वो बिलो होता है, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा, इस एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। चलो मान के चलते हैं, इसकी एग्जाम्पल हमारे पास एक है, हिज मंथली इनकम इज डैश डैश 10K। उसकी मंथली इनकम जो है वो 10K से ज़्यादा है। 10K यहाँ पे एक लेवल है, उससे ज़्यादा है, मतलब इट्स अबव द 10K। समझ आ गया, यहाँ पे 10K क्या था, एक लेवल था, उससे ऊपर हम बोल रहे तो यहाँ पे अबव आएगा, वहाँ पे अप नहीं आएगा। इज इनकम इज अप 10K नहीं आएगा, इट्स अबव 10K, क्योंकि एक लेवल है यहाँ पे, तो लेवल से ऊपर होगा तो अबव का यूज़ करोगे, लेवल से नीचे होगा तो बिलो का यूज़ करोगे। जैसे सेकंड एग्जांपल लेते हैं, इज मंथली इनकम इज बिलो 10K। यहाँ पे बिलो लगा क्योंकि 10K को हमने एक लेवल माना, उससे नीचे बोल रहे हैं तो इट्स बिलो आएगा यहाँ पे। एक और एग्जांपल देखते हैं, द एक्सपेंसेस आर फॉर डैश डैश देन एक्सपेक्टेड। मतलब जो एक्सपेंसेस थे आर फॉर अबव, वो बहुत ज़्यादा है जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। मान के चलते हमने 10,000 एक्सपेक्ट किया था, वो तो उससे ज़्यादा चल गया, लेवल 10,000 था, उससे ज़्यादा चले, तो यहाँ पे अबव और बिलो का वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे एक लेवल को रखा जाता है, उस लेवल से ऊपर, उस लेवल से नीचे। अब ओवर और अंडर तीनों में डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ जाएगी।
जब एक एक करके हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट पे आते हैं ओवर एंड अंडर। ओवर का कब यूज़ किया जाता है और अंडर का, देखो मान के चलते हैं, ओवर भी हम यहाँ पे रूल के हिसाब से बोलते हैं एट हायर, और लोअर अंडर का मतलब है लोअर लेवल देन समथिंग, किसी चीज़ को मान के उससे नीचे जाएंगे तो वो होता है अंडर। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का याद रखना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, बट सरफेस टचिंग। यहाँ पे कोई चीज़ अगर ऊपर जा रही है तो सरफेस को टच करेगी, कोई चीज़ नीचे जा रही है तो वो भी सरफेस को टच करेगी। यहाँ पे सरफेस टचिंग वर्ड याद रखना है। तो ऐसा लगे आपको सेंटेंस में कि कोई चीज़ सरफेस को टच कर रही है ऊपर जाते हुए या नीचे जाते हुए, तो वहाँ पे ओवर और अंडर का इस्तेमाल करते हैं। एक एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको किस तरह से अच्छे से समझ आता है। प्लीज पुट द ब्लैंकेट डैश डैश द बेबी। बेबी यहाँ पे बेड के ऊपर लेटा हुआ है, ठीक है ना, मान के चलते हैं। प्लीज पुट द ब्लैंकेट डैश डैश द बेबी, ब्लैंकेट बेबी के ऊपर डालना है, ठीक है ना। दैट मीन्स बेबी के ऊपर, अबाउ, सॉरी यहाँ पे अबाउ नहीं, ऊपर, ऊपर डालना है तो ओवर बोलते हैं ऊपर को, हायर। लेकिन यहाँ पे बेबी के साथ ब्लैंकेट हवा में तो नहीं रहेगा, टच करेगा ना। तो पहले ही मैंने बोला सरफेस टचिंग होगा, ऊपर नीचे तो नहीं डाल देंगे ब्लैंकेट्स। प्लीज पुट द ब्लैंकेट डैश डैश द बेबी ओवर द बेबी, दैट मीन्स बेबी की सरफेस को वो टच करेगा। तो वहाँ पे ओवर का इस्तेमाल होता है जहाँ पे सरफेस टचिंग होता है, जस्ट एक लेवल से ऊपर, लेकिन वो सरफेस को टच करे तब ओवर का इस्तेमाल होता है। तो ये आपका मतलब आपको समझ आया होगा कि ओवर का कहाँ पे इस्तेमाल होता है। देखो दूसरी एग्जांपल मान के चलते हैं। कैन यू सेपरेट द क्लॉथ डैश दिस टेबल। क्या आप कपड़े को क्लॉथ पे टेबल पे बिछाओगे, तो टेबल के ऊपर बिछाना है, ठीक है ना। सेपरेट द क्लाउड डैश दिस टेबल ओवर द टेबल, तो टेबल के ऊपर मतलब हम बिठा रहे हैं, ये टेबल हमारे पास, कपड़ा इस पे डालेंगे, हवा में थोड़ी ना रहेगा कपड़ा, वो टेबल की सरफेस को टच करेगा, सो ओवर के इस्तेमाल करेंगे। सेकेंड इज थर्ड एग्जाम्पल, कैट इज सिटिंग डैश दिस द टेबल। द कैट इज सिटिंग टेबल के अंडर, तो वो टेबल के अंडर सिटिंग है, लेकिन वो जिस पे सिट कर रही है उस ज़मीन को वो टच कर रही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे किसका, अंडर का। अब आपको समझ आया होगा अबव और बिलो को एक बेस माना जाता है। दूसरा उससे पहले हमने पढ़ा था वो था अप एंड डाउन, अप में जितना ऊपर जाओगे कोई बेस लेवल कुछ नहीं था, हायर लेवल और डाउन था। और उसके बाद जो थर्ड वन था वो ओवर और अंडर, इसकी समझ आ गई आपको। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन आ जाता है, वो क्या है, एक्सेप्शन ये है, नोट, ओवर एंड अंडर आर यूज्ड फॉर द मोशन एज वेल एज। जब कोई चीज़ मोशन में होती है ना तब भी हम ओवर और अंडर का यूज़ करते हैं। वो क्या है एक्सेप्शन आपके पास, देखो, यू आर डैश डैश द CCTV सर्वेलेंस। आप किसी रूम के अंदर बैठे हो, आपके रूम के अंदर वहाँ पे एक कैमरा लगा हुआ है, आप CCTV सर्वेलेंस के अंडर हो, तो आप कोई भी चीज़ वहाँ पे मोशन कर रहे हो तो आप यू आर अंडर द CCTV सर्वेलेंस, तब भी हम अंडर का यूज़ करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। कोई चीज़ मोशन में होगी तो वहाँ पे ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे द प्लान, जो आपका प्लेन है वो फ्लू डैश डैश द क्लाउड्स, वो क्लाउड्स के ओवर द क्लाउड्स जाएगा, तो प्लेन किस में है, मोशन में है, तो लेकिन वो क्लाउड्स के ऊपर से जाता है और वहाँ पे मोशन में होता है। एक तो अबव होता है उसके, लेकिन वो मोशन में होता है वहाँ पे भी आप इस ओवर का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज बिहाइंड। उसके बाद प्रीपोजिशन जो आएगा वो है बिहाइंड। देखो बिहाइंड का कहाँ इस्तेमाल होता है, इसको भी हम 3 टर्म्स में देखेंगे, सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे, टाइम के हिसाब से देखेंगे, और हिडन मतलब कोई चीज़ छुपी होती है तब भी हम बिहाइंड का इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम सीक्वेंस के हिसाब से देखेंगे, सीक्वेंस सेंस के हिसाब से। जैसे एग्जाम्पल है मेरे पास, देयर इज़ ए गार्डन डैश डैश द हाउस। सीक्वेंस, पहले गार्डन है मतलब हाउस के पीछे, देयर इज़ ए गार्डन behind the house. The car dash dash us was flashing its light. जो गाड़ी हमारे पीछे थी वो हमें वहाँ से डिपर दिखा रही थी, फ्लैशिंग कर रही थी। The car behind, पीछे, was flashing its lights। तो यहाँ पे सीक्वेंस का सेंस भी निकलता है
कि मेरी गाड़ी आगे है, पीछे एक गाड़ी थी वो मुझे डिपर दिखा रही थी, वहाँ से फ्लैश दिखा रही थी, तो उस सिचुएशन में भी हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बिहाइंड का हम यूज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ टाइम। देखो टाइम्स में क्या है कि एग्जाम्पल में समझ आएगा, आवर कॉलेज डेज विल सून बी फॉर बिहाइंड, हमारे जो कॉलेज के दिन हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगे जल्दी ही, ठीक है ना। तो आवर कॉलेज डेज विल बी सून बी फॉर डैश डैश बिहाइंड। तो इन टर्म्स ऑफ टाइम भी किसी चीज़ को दिखाने के लिए कि वो दिन हमें छूट जाएंगे पीछे, तो वहाँ पे बिहाइंड का यूज़ करते हो। इन टर्म्स ऑफ हिडन, देखो कोई चीज़ छुप जाती है ना किसी के पीछे, तो वहाँ पे हम बिहाइंड का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझ आएगा, द मून डिसअपेयर्ड डाइडस ए क्लाउड, तो चांद जो था बादलों के पीछे छुप गया, द मून डिसअपेयर्ड बिहाइंड द क्लाउड्स, ठीक है ना, समझ आ गई। हिडन वहाँ पे जहाँ पे सेंस ऑफ हिडन आएगा, कोई चीज़ छुपा रहे होंगे किसी के पीछे, तो वहाँ पे जैसे आई न्यू, मैं जानता हूँ, दैट डाइडस हर स्माइल वाज, उसकी जो स्माइल थी वाज सैडनेस, आई न्यू दैट बिहाइंड हर स्माइल, उसकी हंसी के पीछे उसका गम छुपा था। तो ये एक वर्ड है, तो यहाँ पे आप यहाँ पे भी लगा सकती हो बिहाइंड का, क्योंकि यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल किया गया है। स्माइल, स्माइल क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग्स आ रही हैं, तो अपनी स्माइल सामने रख के अपनी सैडनेस को छुपा रही है, तो वहाँ पे भी आप बिहाइंड का यूज़ कर सकती हो जब किसी चीज़ को छुपाना होगा, ठीक है ना। सो ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज़ बिसाइड। देखो दो यहाँ पे चीज़ें आएंगी, एक वर्ड आएगा BESID बिसाइड, दूसरा आएगा BESIDES बिसाइड्स, एक के साथ S लगता है दूसरे के साथ नहीं लगता है, दोनों में बिल्कुल फ़र्क है और प्रीपोजिशन अलग अलग जगह यूज होते हैं, बिसाइड एंड बिसाइड्स। देखो बिसाइड का मतलब क्या होता है, एट द साइड ऑफ, एट द साइड ऑफ का मतलब उर्दू में होता है कि बगल में, उसके पास में, मतलब बगल में, ये मेरे पास में बैठा है, मेरे बगल में बैठा है, बिसाइड का मतलब ये है। जैसे एग्जाम्पल बात करेंगे, हु इज़ दिस ब्यूटिफुल गर्ल, ये कौन सी खूबसूरत लड़की है, सिटिंग डाइडस यू, जो आपके बगल में बैठी है, सिटिंग बिसाइड्स यू, बिसाइड यू यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, के बगल में। जैसे शी केम एंड सेट डाइडस मी, वो वहाँ से आया और मेरे पास बैठ गया, सेट बिसाइड मी, समझ आ गया, ये हो गया बगल में। अब दूसरा यहाँ पे आएगा बिसाइड्स, ये अलग जगह इस्तेमाल होता है। देखो बिसाइड्स कहाँ पे यूज होता है, समझना, बिसाइड्स का मतलब होता है एस लग गया तो इसमें एस का एडिशन हुआ, तो इन एडिशन टू, ये क्या लगता है, इन एडिशन टू, इसके अलावा, इन एडिशन टू मतलब होता है बिसाइड्स का, इसके अलावा, उर्दू में याद रखना है, इसके अलावा, आपको याद आ जाएगा, ये एग्जाम्पल में समझ आ जाएगा। देखो डाइडस चॉकलेट्स शी गिव मी मनी टू, चॉकलेट्स के अलावा उसने मुझे क्या दिया, पैसे भी दिए, तो यहाँ पे वो वाला बिसाइड नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा एस वाला जिसमें कोई चीज़ एडिशन हो रही है, तो बिसाइड्स चॉकलेट शी गिव मी मनी टू, यानी इसके अलावा उसने मुझे पैसे भी दिए चॉकलेट्स। तो आपको कन्फ्यूज ना हो कि ये चीज़ कैसे याद रखोगे कि ये बिसाइड कौन सा है, वो बिसाइड के साथ एस लगाया तो उसमें कुछ एडिशन हुई तो बन गया बिसाइड्स, तो एडिशन याद रख लेना, एस की एडिशन हो रही है तो आपको यहाँ पे याद आ जाएगा कि इसमें कोई चीज़ एडिशन हो रही है, इन एडिशन टू, इसके अलावा, फिर आप ये वाला बिसाइड यूज़ करोगे यहाँ पे और वहाँ पे वो वाला। जैसे डाइडस इंग्लिश आई नो उर्दू एंड पंजाबी, यानी उर्दू और पंजाबी के अलावा मुझे इंग्लिश भी आती है, बिसाइड्स इंग्लिश आई नो उर्दू एंड पंजाबी, समझ आ गई। ये एस एडिशन हुई तो इन एडिशन टू आपको ये चीज़ याद रह जाएगी, इसके अलावा ये कहाँ पे यूज्ड होता है, ये वाला प्रीपोजिशन। उसके बाद एक प्रीपोजिशन आता है अलोंग, कौन सा, अलोंग। देखो इसका यूज कहाँ पे होता है, इन द सेम लाइन, पैरेलल, ठीक है ना, इन द सेम लाइन, समझ आ गई, इन द सेम लाइन, पैरेलल, मैं किसी रोड पे चल रहा हूँ, रोड के बीच में नहीं चलूंगा, रोड की साइड में पाथ बना हुआ है उसमें मैं चल रहा हूँ, अलोंग द रोड चल रहा हूँ, पैरेलल चल रहा हूँ, समझ जाना। एग्जाम्पल में चीज़ समझ आ जाएगी,
आई सा हिम वॉकिंग डैश डैश द रोड, आई सा हिम वॉकिंग अलोंग द रोड, मतलब ये रोड है यहाँ से और ये यहाँ से चल रहा है, ठीक है ना। आई सा हिम वॉकिंग डैश डैश द रोड्स अलोंग द रोड, तो ऑन द सेम लाइन पैरेलल लाइन पे चल रहा है तो वहाँ अलोंग का यूज़ करोगे। टर्न राइट एंड गो डैश डैश द रेलवे ट्रैक, देखो राइट टर्न करो उसके बाद गो, रेलवे ट्रैक स्ट्रेट होता है ना, गो अलोंग द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक के बीच में नहीं चलना है ना, ट्रेन आएगी तो वो तो वहीं पे ऊपर पहुंच जाएगा डायरेक्ट। अलोंग द रेलवे ट्रैक मतलब उसके साइड साइड से वो चल रहा है, तो समझ आ गया अलोंग कहाँ पे यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज अक्रॉस। अक्रॉस दो टर्म्स में देखेंगे, एक ऑन अपोजिट साइड दूसरे साइड, एक फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड, ठीक है ना। एक हो गया एक साइड से दूसरे साइड, दो तरह से अक्रॉस को देखेंगे। ये सेंटेंस में यूज्ड होता है ये प्रीपोजिशन ऑन द अपोजिट साइड, यानी उस पार, उर्दू में याद रखना उस पार, ऑन द अपोजिट साइड, मैं इस साइड खड़ा हूँ वो रिवर के उस साइड खड़ा है, वो हो गया अपोजिट साइड खड़ा है, तो उस पार। देखो यहाँ पे कैसे समझ आ जाएगी आपको एग्जाम्पल में, माई एल्डर सिस्टर लाइव्स डैश डैश द झेलम रिवर, मेरी जो बहन है बड़ी बहन वो रहती है डैश डैश द झेलम रिवर, झेलम रिवर के उस पार, मैं अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द झेलम रिवर, उस पार, समझ आ गई। दूसरा हमारे पास यहाँ पे सेंटेंस है एग्जाम्पल, माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग डैश डैश द रोड एंड वेविंग हिज हैंड, मेरा दोस्त खड़ा है रोड के उस साइड और अपना वहाँ से हाथ हिला रहा है, तो वो रोड के उस साइड खड़ा है उस पार, तो माई फ्रेंड इज स्टैंडिंग अक्रॉस द रोड एंड वेविंग हिज हैंड, ये हो गया अपोजिट साइड, वहाँ पे आप अक्रॉस का यूज़ करोगे। और अक्रॉस का साइड क्रॉस का यूज़ अब दूसरी तरह से भी करते हो, वो है यहाँ पे देखना, मतलब फ्रॉम वन साइड टू अनदर, एक साइड से दूसरी साइड, इस पार से उस पार जा रहा हूं तब भी अक्रॉस का यूज करोगे, पहले था उस पार ही, अब इस पार से उस पार, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। समझना एग्जाम्पल में, देर इज ए ब्रिज डैश डैश द रिवर, देर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, देखो ब्रिज मत एक ही साइड से बना होगा, वो ब्रिज का एक जो रहेगा मतलब पिलर होगा एक साइड होगा, दूसरा दूसरे साइड से टच कर रहा होगा, तो इस पार से उस पार, तो मैंने वहाँ पे यूज किया अक्रॉस, द ब्रिज इज, देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के क्रॉस है, इस पार से उस पार। जैसे लेट अस स्विम अक्रॉस द रिवर, मतलब यहाँ से क्रॉस करके रिवर को वहाँ पहुँच जाना, लेट अस स्विम डैश डैश द रिवर अक्रॉस द रिवर, तो समझ आ गया कि इन टर्म्स किस तरह से हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इज अगेंस्ट, ये वाला प्रीपोजिशन कहाँ यूज किया जाता है अगेंस्ट, वो यूज़ किया जाता है अपोजिंग समथिंग समबॉडी, किसी चीज़ को अपोजिट करना, किसी चीज़ को किसी बॉडी को अपोजिट करना, वहाँ पे अगेंस्ट यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पे है, वी शुड नॉट गो डैश डैश लॉ, हमें कानून के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए, तो अपोजिट उसके, कानून कुछ और ये बोल रहा है आप उसके अपोजिट करोगे वहाँ पे, दैट इज अगेंस्ट, वी शुड नॉट गो डैश डैश द लॉ अगेंस्ट द लॉ। दूसरी एग्जाम्पल, द वर्कर्स हैव एक्टेड डैश डैश द ऑर्डर्स ऑफ द डायरेक्टर, जो वर्कर्स थे उन्होंने डायरेक्टर्स के ऑर्डर्स को अपोज किया, आगे से उन्होंने अगेंस्ट द ऑर्डर्स ऑफ डायरेक्टर, अगेंस्ट लगता है जब किसी चीज़ को अपोजिट करते हैं, किसी बॉडी को अपोज करते हैं ये। और दूसरी टर्म्स में हम देखेंगे अगेंस्ट का डायरेक्ट यूज जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शंस, इन टर्म्स ऑफ अपोजिट डायरेक्शंस। अगर डायरेक्शन की बात करेंगे, मान के चलते हो आप, इट्स डिफ़िकल्ट टू पैडल द साइकिल अगेंस्ट द विंड, बचपन में जब आप साइकिल चलाया करते थे ना, तो साइकिल जिस तरफ हवा होती थी उसी तरफ अगर साइकिल चला रहे थे आपको काफ़ी मज़ा आता था। अगर अपोजिट आ वहाँ से, यहाँ से आप पैडल चला रहे हो, साइकिल यहाँ से चला रहे हो, हवा इस साइड से चल रही है, तो आपको काफ़ी दिक्कत होती थी उस टाइम चलाने में, और अपने दोस्त को देते थे अब आप चलाओ साइकिल को, तो ऐसा होता था। सो ये होता है अपोजिट, मतलब ये होता है अपोजिट डायरेक्शन, तो उस वक्त भी आप अगेंस्ट का यूज़ करते हो। इट्स डिफ़िकल्ट टू पैडल द साइकिल डैश डैश द विंड, विंड के अगेंस्ट आप पैडल नहीं कर पाते साइकिल के चलाना। उसके बाद एक और एग्जांपल है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेल डैश डैश द करंट, अगर करंट्स यहाँ से सेल कर रहे हैं करंट्स और आप उसके अगेंस्ट जाओगे यहाँ से, तो काफ़ी मुश्किल होता है। तो अपोजिट, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में भी आप अगेंस्ट का यूज़ करते हो। उसके बाद थर्ड ये है कि अगेंस्ट का यूज़ आप करते हो एक टर्म में, वो है प्रेसिंग ऑन, किसी चीज़ के साथ खड़ा हो जाना, मतलब टेक लगा के। जैसे ही इज़ लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, मतलब वॉल ऐसी है
वो यहाँ से उसके साथ टेक लगा के खड़ा हो रहा है, उसको सपोर्ट करके, तो वहाँ पे भी आप अगेंस्ट का यूज़ करते हो। ठीक है ना, समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो, उसके बाद पूछा जाएगा एग्ज़ाम में आपको। यहाँ पे देखो बिटवीन का कहाँ यूज़ होता है, हमने पढ़ा था बिटवीन का यूज़ जो होता है छोटी क्लासेस में, जब दो पर्सन्स होंगे, दो चीज़ें होंगी, तब हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, उससे ज़्यादा होंगी अमंग का करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर दो से ज़्यादा चीज़ें होंगी तब भी हम बिटवीन का यूज़ करेंगे। वो आपको मैं नोट में आगे बताऊँगा। नीचे नोट लिखा है कि बिटवीन का यूज़ हम दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए भी करते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझना। देखो सबसे पहले दो का जो बिटवीन का इस्तेमाल जो प्रीपोजिशन का किया जाता है, वो दो चीज़ें होंगी, दो पर्सन्स हों, दो थिंग्स हो, तब करते हैं। एग्जाम्पल में आपको समझ आएगी। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डाइडश दीज टू चिल्ड्रंस, दो बच्चे हैं उनके बीच में मिठाइयाँ बांट, तो स्वीट्स तो बिटवीन लगेगा। शी इज सिटिंग डाइडश हर फादर एंड ब्रदर, इसका भाई और उसका फादर है, तो उनके बीच में वो बैठी है, तो दो बंदे हैं, तो बिटवीन का इस्तेमाल करेंगे। अब बिटवीन का इस्तेमाल हम दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। नोट क्या है आपके पास, समझना इस चीज़ को। यहाँ पे देखो बिटवीन का यूज हम करते हैं मोर देन टू पर्सन्स, या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी, तब जब म्यूचुअल रिलेशनशिप होगी। म्यूचुअल का मतलब क्या है, देखो मान के चलते अगर दो बंदे हैं, यहाँ पे ये मेरा फादर है, ठीक है ना, उसने ये प्रॉपर्टी बांट दी एक मेरे ब्रदर के बीच में और मेरे बीच में, हम दोनों के बीच में प्रॉपर्टी बट गई। हम दो एक दूसरे को क्या देंगे, प्रॉपर्टी तो बट गई एक दूसरे के बीच में, बिटवीन अस, ठीक है ना। लेकिन अगर इसके रिलेशन में मैं देखता हूँ 3-4 कंट्रीज हैं, उनमें एक कोई ट्रीटी साइन हुई, एक कंट्री, दूसरा कंट्री, तीसरा, चौथा, इसमें चाइना है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें इंडिया, श्रीलंका, इनके बीच में एक म्यूचुअल जो अंडरस्टैंडिंग हुई, एक दूसरे के बीच में म्यूचुअल रिलेशनशिप, ये इसको बेनिफिट करेगा, ये इसको बेनिफिट करेगा, ये इसको बेनिफिट करेगा, ये इसको करेगा, इन तीनों चारों को एक दूसरे से फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल रिलेशनशिप। और जहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आ जाएगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप आपको दिखेगा सेंटेंस में, वहाँ पे आप बिटवीन का यूज़ करोगे। एग्जाम्पल में आपको समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल, देयर इज एन अलायंस, अलायंस मीन्स हुआ उनके बीच में एक जोड़ हुआ, बिटवीन द 4 कंट्रीज ऑफ एशिया, एशिया के 4 कंट्रीज के बीच में अलायंस हुआ। अमंग नहीं लिख सकते थे यहाँ पे, अमंग यहाँ में नहीं आ सकता था, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल रिलेशनशिप है 4 कंट्रीज में, सो हमने यहाँ पे बिटवीन का यूज किया। उसके बाद नेक्स्ट आता है अमंग। देखो अमंग का यूज करते हैं हम कहाँ पे, जहाँ पे दो से ज़्यादा लोग होंगे, वहाँ पे अमंग या अमंगेस्ट का यूज़ करेंगे। दोनों यूज़ कर सकते हैं, नीचे मैं बोल दूंगा आपको अमंग और अमंगेस्ट का यूज़ कहाँ पे करते हैं, वो जस्ट आपको याद रखने के लिए। एग्जाम में आएगा तो दोनों यूज़ कर सकते हो जब दो से ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। एग्जाम्पल आपके पास है यहाँ पे, द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइड अमंग द 3 सिस्टर्स, दो से ज़्यादा चीज़ यहाँ पे लोग हैं, पर्सनस हैं, तो हमने अमंग का यूज़ किया, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स डाइजेस्ट द स्कूल चिल्ड्रंस, स्कूल चिल्ड्रंस बहुत सारे हैं, 10 हैं, 15 हैं, गिन सकते हो, अमंग का यूज़ किया, ठीक है ना। समझ आ गई आपको। अभी मैंने आपको बोला था अमंग और अमंगेस्ट इंग्लिश के अंदर कहाँ पे यूज किया जाता है, एग्जैक्ट बताता हूँ, एग्जाम में आपको ये चीज़ नहीं पूछी जाएगी। देखो अमंगेस्ट का यूज होता है वर्ड बिगनिंग विद द वॉवल साउंड, जिससे पहले वो वर्ड, जैसे वर्ड एग्जाम्पल देता हूँ, अमंगेस्ट अस, आ की आवाज़ निकलती है ना, वॉवल साउंड है, इससे पहले अमंग नहीं लगेगा, अमंगेस्ट लगेगा। इसी तरह से अमंगेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है आवर फ्रेंड्स, आवर आ की आवाज़ निकलती है, इट्स अ वॉवल साउंड, इससे पहले अमंग नहीं लगेगा, अमंगेस्ट। तो अमंगेस्ट लगता है वर्ड बिगनिंग विद द वॉवल साउंड, बस ये नोट याद रखना, कभी इंग्लिश में आपको पूछा जाए। उसके बाद थर्ड आपके पास जो आता है वो आता है एमिड। एमिड भी हमारे पास एक प्रीपोजिशन है, ये तब लगता है जब आपके पास अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, वो चीज़ें जिनको आप गिन ना पाओ, वहाँ पे आप एमिड का इस्तेमाल करते हो। दो चीज़ें होंगी तो बिटवीन, दो से ज़्यादा होंगी तो अमंग, वो चीज़ें होंगी जिनको गिन ना पाओ, एमिड का यूज़ करो। एग्जाम्पल, आई फाउंड ए गोल्ड रिंग, मुझे एक सोने की अंगूठी मिल गई, एमिड द हीप ऑफ गार्बेज,
बहुत सारा बड़ा ढेर था गार्बेज का, उसको क्या गिनोगे, उसमें कितनी गंद है, उसके अंदर एक रिंग मिली, वहाँ पे एमिड का यूज़ करोगे। ठीक है ना, आपके हेयर से आप उनको गिन नहीं सकते, उसमें आप एमिड का यूज़, जिन चीज़ों को गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वहाँ एमिड का यूज़ करना है आपको। समझ आ गई? सो आगे चलते हैं, वीडियो लंबी रहेगी लेकिन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। सो उसके बाद बाय और विद। देखो बाय का कॉन्सेप्ट क्या है, बाय को कहाँ यूज़ करोगे और विद को कहाँ पे यूज़ कर दोगे। बाय का यूज़ होता है लिविंग थिंग्स के साथ। अगर कोई भी लिविंग चीज़ है, लिविंग थिंग है, आप उसके लिए बाय इस्तेमाल करो, और कोई भी नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए आप क्या यूज़ करो, विद। एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। आई हिट हैम डाई डैश स्टिक। स्टिक क्या है, नॉन लिविंग, तो उसके साथ मत आएगा आई हिट हिम बाय स्टिक, विद ए स्टिक आएगा वहां पे। ठीक है ना। एक और एग्जांपल, दिस क्लास इज टेकन डाई डैश राम। राम क्या है, टीचर है, ये एक लिविंग थिंग है, तो विद राम नहीं आएगा, दिस क्लास इज टेकन बाय राम। समझ आ गई। वी राइट डाई डैश अ पेन। हम एक पेन से लिखते हैं, पेन क्या है, नॉन लिविंग थिंग, तो नॉन लिविंग थिंग के साथ क्या आ जाएगा, विद। वी राइट विद अ पेन, तो समझ आ गया बाय और विद का थोड़ा कॉन्सेप्ट। अब एक चीज नोट कर लेना यहां पे, नोट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बहुत बार पूछते हैं ये, वर्ड मैरिड। अगर आपके सेंटेंस में वर्ड मैरिड यूज किया गया है तो उसके साथ हमेशा यूज करो टू, उसके साथ आपको टू लगाना है। ये चीज़ कॉन्सेप्ट याद रखना, वर्ड मैरिड आपके सेंटेंस में है तो टू करो, लेकिन वो सेंटेंस पैसिव होना चाहिए। एग्जाम्पल आपके पास है, सीता इज मैरिड डैश राम, सीता इज मैरिड बाय राम नहीं आएगा। बहुत सारी चीज़ें बच्चे एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। ये पैसिव वॉइस है, सेंटेंस है, और इसके अंदर जो भी मैरिड यहाँ पे वर्ड आ गया तो आप टू का यूज़ करोगे, सीता इज मैरिड टू राम। ठीक है, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना। ये थे हमारे पास। अब फिक्स्ड प्रोपोजिशंस। देखो फिक्स प्रोपोजिशंस हैं कि जो प्रोपोजिशंस हैं उन प्रिपोजिशंस के साथ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, उनके साथ यही प्रिपोजिशंस लगते हैं और एग्जामिनर पूछता है वहाँ से, तो आपको ये लर्न करने, ये वर्ड्स याद रखने जिनके साथ यही प्रिपोजिशन लगेगा। देखो टू की बात करते हैं, जो आपके पास TO2 प्रिपोजिशन है, ये किन किन वर्ड्स के साथ यूज होता है। इंजूरियस टू, हार्मफुल, हार्मफुल के साथ अगर आपके सेंटेंस में वर्ड हार्मफुल है तो उसके पास द सिगरेट इज हार्मफुल टू हेल्थ। इंजूरियस, सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ। ठीक है ना, एग्जाम्पल समझ आ गई। प्रून आर वुल्नरेबल, उस ये वर्ड्स दिए होंगे सेंटेंस में, आप टू का इस्तेमाल करोगे। इट्स प्रून टू, इट्स वुल्नरेबल टू। मैरिड अभी बोला, मैरिड वर्ड सेंटेंस में होगा तो मैरिड के साथ टू लगता है। पैसिव में अगर होगा मैरिड टू, राम इज मैरिड टू रीता। टू का इस्तेमाल और होता है कमिटेड वर्ड, एडिक्टेड वर्ड आपके पास है, डेडिकेटेड वर्ड है, डिवोटेड वर्ड है, ये याद रखने हैं आपको। इनके साथ भी टू लगता है, लेकिन वर्ब की पहली फॉर्म और साथ में आईएनजी। अगर आपने टेंसेस पढ़े हैं, वर्ब की पहली फॉर्म और साथ में आईएनजी लगाओ तब आपके साथ इसके साथ टू लगता है इन वर्ड्स के साथ। जैसे एग्जांपल है, आई एम डेडिकेटिंग, डेडिकेटेड है ना, आई एम डेडिकेटिंग टू टीचिंग। टू और इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म टीच, साथ में आईएनजी लगा दो। उसके बाद टू आप लगता है अकस्टम्ड, अकस्टम्ड मतलब क्या, आदत हो जाना किसी चीज की। प्रायर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रायर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, इन्फीरियर, जिन वर्ड्स के आगे IOR आ रहा है, जैसे प्रायर IOR, एक्सटीरियर IOR, इंटीरियर IOR, जिन वर्ड्स के आगे IOR आ रहा है उन वर्ड्स के आगे टू हमेशा यूज़ करना बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, हमेशा टू यूज़ करना है। जैसे एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, ही इज सीनियर डाई डैश मी, ही इज सीनियर, IOR है ना इस वर्ड में, सीनियर, ही इज सीनियर टू मी, ही इज सीनियर बाय मी नहीं आएगा, सीनियर उसके साथ हमेशा ना, ही इज सीनियर टू मी। कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। एक वर्ड आता है वहां पे एग्जाम में बहुत बार ये भी पूछते हैं, प्रेफर, प्रेफर के साथ क्या लगता है,
ऑलवेज यूज टू, हमेशा टू का इस्तेमाल करो वर्ड प्रेफर अगर आपके सेंटेंस में, जैसे आई प्रेफर टी डाइजेस्ट टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी। बहुत बार ये सेंटेंस पूछा गया एग्जाम पे, यही चीज़ें एग्जामिनर आपसे पूछता है। आई प्रेफर डाइजेस्ट कॉफ़ी टू कॉफ़ी, आई प्रेफर टी एंड कॉफ़ी नहीं आएगा, ये प्रेफर जब भी वर्ड आएगा आई प्रेफर टी टू कॉफ़ी आएगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट इज ऑन। ऑन के देखेंगे कि कौन कौन से ऑन के साथ फिक्स्ड वर्ड्स हैं जिनके साथ ये ऑन लगता है, यही चीज़ें एग्जामिनर पूछता है। जैसे अटैक की बात करेंगे तो उसके साथ भी ऑन लगता है, जैसे देयर वाज एन अटैक ऑन मी। जब अटैक वर्ड एज ए वर्ब यूज़ किया जाएगा, जब एज ए वर्ब यूज़ किया जाएगा तब उसके साथ ऑन नहीं लगेगा। जब अटैक को एज ए नाउन यूज किया जाएगा, देखो नाउन यूज करेंगे तब, यहाँ पे देयर वाज एन अटैक, अटैक क्या है, नाउन है, ऑन मी, तब हम उसके साथ ऑन लगा सकते हैं। ही अटैकड ऑन मी, यहाँ पे ऑन नहीं लगेगा। अटैकड क्या है, अटैक करना, किसी पे हमला करना, एक्शन है, वर्ब है, तो यहाँ पे आप ऑन नहीं लगा सकते। ये कॉन्सेप्ट याद रखना, अटैक वर्ड होगा लेकिन एज ए नाउन होगा तब ऑन यूज करोगे, एज ए वर्ब होगा तब ऑन यूज नहीं करोगे। इंसिस्ट वर्ड होगा तो ऑन यूज करो। स्माइल, स्माइल के साथ एट भी लगता है और ऑन भी लगता है, जैसे ही स्माइल एट मी, तो ये चीज याद रख लेना। डिपेंड, डिपेंड के साथ आप ऑन भी यूज करते हो और अपॉन भी यूज करते हो, जैसे ही डिपेंड्स ऑन मी, अपॉन मी, दोनों ठीक है। रिले, बहुत बार क्वेश्चन भी पूछते हैं रिले पे, यू कैन रिले डाइजेस्ट मी, यू कैन रिले ऑन मी, रिले के साथ भी ऑन लगता है। फीड, FEED, यू कैन फीड ऑन फूड, ऑन लगता है। लीन, इन वर्ड्स के साथ, ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जिनके साथ फिक्स्ड रहते हैं ये प्रीपोजिशन है। देखो विद वर्ड है, सॉरी विद प्रीपोजिशन है, इसके साथ भी कुछ वर्ड्स हैं जिनके साथ ये विद लगता ही लगता है। कर्ल, ही कर्ल्ड विद समवन, इसके साथ हमेशा विद लगेगा। रिकॉन्साइल, किसी से रिकॉन्साइल कर लेना, जैसे इंडिया इज ट्राइंग टू रिकॉन्साइल डाइजेस्ट पाकिस्तान विद पाकिस्तान, अच्छे ताल्लुकात बनाना चाहता है इंडिया। TEEM, टीम, ये वो वाली टीम नहीं है क्रिकेट टीम, TEEM दैट इज फुल ऑफ, जैसे आई एम टीमिंग डाइजेस्ट एनर्जी विद, टीम विद मतलब एनर्जी से फुल हूँ मैं। अफ्लिक्टेड वर्ड होगा तो उसके साथ भी विद लगा दो, मीनिंग अफ्लिक्टेड का मतलब है दर्द में होना। एक वर्ड हमारे पास आर्ग्यू करना किसी से, डोंट आर्ग्यू विद समवन, तो वर्ड आर्ग्यू अगर आपके सेंटेंस में होगा तो ऑलवेज आंखें बंद करके उसके बाद विद प्रीपोजिशन लगा देना। बार्गेन, किसी में बाजार में जाते हो आप, मार्केट में, वहाँ बार्गेन करते हो दुकानदार से। कंपीट, कंटेंट, सेटिस्फाइड, कूप, इन वर्ड्स के साथ विद का यूज़ करना। नेक्स्ट इज डेफर, वहाँ पे विद यूज़ करते हो। इम्प्रेस्ड, आई एम इम्प्रेस्ड विद हर एक्टिंग। फैमिलियर, आई एम फैमिलियर विद हिम, तो ये चीज़ें हैं जिनके साथ आप विद का यूज़ करते हो। नेक्स्ट इज ऑफ, अब आता है हमारे पास ऑफ, ठीक है ना। ऑफ किन किन वर्ड्स के साथ यूज़ किया जाता है एज ए फिक्स्ड, ही, जैसे एक्विट मीन्स ही वॉज एक्विटेड ऑफ द ब्लेम, उस पर उसे माफ़ कर दिया उस इल्ज़ाम के लिए, उसे ही वॉज एक्विटेड डाइजेस्ट द ब्लेम ऑफ द ब्लेम, उसके लिए। कन्विक्ट वर्ड होगा ऑफ लगाओगे। अफ्रेड होगा, अप्रूव होगा, कन्विंस होगा, कंसिस्ट ऑफ। अशेम्ड वर्ड होगा तब आप ऑफ का यूज करोगे, जैसे ही वॉज अशेम्ड डाइजेस्ट हर एक्टिविटीज, अशेम्ड ऑफ हर एक्टिविटीज। फुल होगा, द क्लास इज फुल ऑफ स्टूडेंट, फुल है, तो ये वर्ड्स आपको याद रखने ही रखने हैं क्योंकि यहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और नेक्स्ट है प्राउड है, सेकेंड है, अवेयर है, इनके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज फ्रॉम, देखो फ्रॉम वर्ड जो होता है फिक्स प्रीपोजिशन रहता है, ये कुछ वर्ड्स के साथ। सफ़र, ही वॉज सफरिंग डाइजेस्ट फीवर, ही वॉज सफरिंग फ्रॉम द फीवर। एब्सटेन, रोकना, ही एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, उसे स्मोकिंग से रोका गया। डेफर, माई बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स, तो डिफरेंट जहाँ होगा तो वहाँ भी फ्रॉम करो, माई बुक इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर्स। नेक्स्ट इज सेव, ही सेव मी फ्रॉम लॉइन,
फ्रॉम यूज्ड हुआ यहाँ पे, तो कुछ फिक्स्ड वर्ड हैं जिनके साथ ये फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद फॉर की बात करेंगे। देखो फॉर भी कुछ वर्ड्स के लिए फिक्स्ड रहता है, जैसे वेट, वहाँ पे ऑलवेज यूज़ फॉर। ही वेट्स डाइजेस्ट मी, ही वेट्स फॉर मी। विश यहाँ पे होगी, आई विश फॉर ए पीओ जॉब, के लिए मैं विश करता हूँ तो वहाँ पे फॉर यूज़ करेंगे। सर्च ऑफ, क्विस्ट ऑफ, अकाउंटेबल, इन वर्ड्स के साथ ऑलवेज यूज़ फॉर। प्रिपेयर्ड, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर मीटिंग। तो ये वो वर्ड्स थे जिनके साथ हम फिक्स्ड प्रीपोजिशंस यूज करते थे। तो काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है प्रीपोजिशन, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी वो मैंने इसमें कवर की। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन टॉपिक मैंने कंप्लीट किया। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्रीपोजिशंस। आपका जेकेपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम है उसके लिए। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।